हेलो बच्चे पार्टी आ जाओ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस जो होगा हम कंडक्टर का पढ़ना है। इंसुलेटर का तो उतना ज्यादा कैपेसिटेंस नहीं होगा, उसको हम ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते हैं और उसको हम इजीली चार्ज नहीं दे सकते हैं इंसुलेटर को। लेकिन जो कंडक्टर है उसको हम इजीली चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको इजीली हम पॉजिटिव और नेगेटिव कर सकते हैं। इसलिए हम उसी का कैपेसिटेंस या उसी की कैपेसिटी के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। द मेजरमेंट इनके वो कितना चार्ज ले सकता है। द मेजर ऑफ द एबिलिटी या कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर बस वाला कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्टर कोई कंडक्टर मेटल। एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर और टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, उसकी चार्ज को होल्ड करने की जितनी कैपेसिटी होगी उसी को कैपेसिटेंस बोल देंगे। अब डिफरेंट कंडक्टर की कैपेसिटी डिफरेंट होगी। अगर एक ये वाला कंडक्टर है और एक ये वाला कंडक्टर है, बताओ उनमें से किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, कौन ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है? जिसका साइज बड़ा है। एक आदमी तो ऐसा है वो 2 चपाती खा सकता है, एक आदमी ऐसा है वो 4 चपाती खा सकता है, एक आदमी ऐसा है वो 10 को भी पेल जाएगा, 10 चपाती खा सकता है। तो उनकी चपाती खाने की कैपेसिटी तीनों की अलग अलग है। ऐसे ही कोई कंडक्टर है, उसकी चार्ज को खाने की यानी कि चार्ज को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होगी, जितना चार्ज वो होल्ड कर सकता है, उसको कहने के लिए हम कैपेसिटेंस, इसका सिग्निफिकेंस होगा। बट इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है भाई, उसकी कैपेसिटी कितनी है ये भी तो हमें बताना पड़ेगा। जब ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका मेजरमेंट भी हमें पता होना चाहिए। उसके लिए फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं ऑन द, समझिए ना, जो कैपेसिटी होगी चार्ज को होल्ड करने की उसको कैपेसिटेंस बोल देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इट इज ऑब्जर्व दैट Q प्रोपोर्शनल टू V। एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट करके Q और V के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे जो Q है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। Q प्रोपोर्शनल टू V, इसको हम जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा CV। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो C इज कांस्टेंट फॉर द कंडक्टर, गिवन कंडक्टर। C इज कांस्टेंट फॉर द गिवन कंडक्टर। एक गिवन कंडक्टर के लिए C की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ये जो वैल्यू होगी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ Q एंड V इज इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। इसकी जो न्यूमेरिकल है इसको सोल्व करके Q अपॉन V को 2 भी आ सकता है, 0.5 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। सोल्व करके जितनी वैल्यू आएगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी C की। ठीक है, आप देखो, सपोज करो ये हमने डाटा इकट्ठा किया है। QV किसी कंडक्टर को हमने 1 माइक्रो कुलाम चार्ज दिया है। कुलाम तो बहुत बड़ा चार्ज होता है। किसी कंडक्टर को हमने 1 माइक्रो कुलाम चार्ज दिया है तो उसकी जो वोल्ट पोटेंशियल है वो पोटेंशियल उसका 2 वोल्ट आया। फिर उसको हमने 1 गुलाम और दिया है, 2 गुलाम दे दिया तो उसका ये हो जाएगा, ये हो गया मान लो 4 वोल्ट। उसके बाद हमने उसको 3 माइक्रो कुलाम, ये हो गया 6 वोल्ट। उसके बाद 4 माइक्रो कुलाम, ये हो गया 8 वोल्ट। तो ये हमने ये प्रैक्टिकल कर लिया, ये प्रैक्टिकल वैल्यू फाइंड कर ली। अब अगर इनके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसे आएगा हमारा? ग्राफ सपोज करो इधर हमारा ये वाला Q है और इधर हमारा V है, तो इनके बीच का जो ग्राफ आएगा वो ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो इस ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आए तो हम क्या कहेंगे कि इनकी जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। उसको ऐसे कह दो कि इनकी रेशियो कांस्टेंट है, या इसको ऐसे कह दो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। दोनों एक ही बात है। अब देखो यहाँ पे Q और V की रेशियो कितनी है? Q अपॉन V कितना आएगा? 1/2 0.5 आ जाएगा।
ठीक है, अब इसके लिए देखो Q/V कितना आएगा 2/4, ये भी 0.5 आ जाएगा। अब इसके लिए आ जाओ Q/V इज इक्वल टू 3/6, ये भी 0.5 आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए Q/V ये भी कितना आ जाएगा 4/8, ये भी 0.5 आ जाएगा। तो हर एक कंडीशन में Q और V की जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब है C की जो वैल्यू है वो Q और V पे डिपेंड नहीं करती, वो उसके साइज पे डिपेंड करती है। अगर साइज चेंज होगा तो कैपेसिटी चेंज होगी, अगर साइज उसका चेंज नहीं होगा, उसको हम जितना मर्जी चार्ज देते हैं, जितना मर्जी जितना वो होल्ड कर सकता है एक लिमिट तक, तो चार्ज उसको देते रहेंगे, उसी रेशो में इसकी वोल्टेज भी इंक्रीज होती रहेगी। तो इसकी रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, मतलब Q और V पे डिपेंड ये नहीं करेगा। अब देखो Q और V की रेशो हमारी है 0.5, तो ये जो रेशो आई है 0.5, ये हमको क्या कहना चाह रहा है, इसका क्या मीनिंग है। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं इसमें 0.5, इसमें यहाँ पे, तो 0.5 इज इक्वल टू Q/V और Q इज इक्वल टू 0.5 इंटू V, यानी कि V की जितनी वैल्यू है Q की वैल्यू उसकी 0.5 टाइम्स हो जाएगी। अगर इसकी सपोज करो V की वैल्यू यहाँ पे हम 2 रखते हैं, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 इंटू 2, ये कितनी आ जाएगी 1, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जो हमारा चार्ज है Q इज इक्वल टू 1/2, आप भी बोल सकते हैं 1/2 V ऐसे बोल सकते हैं। तो इस कंडक्टर के लिए कोई हमारा कंडक्टर है, अगर उसकी कैपेसिटी 0.5 है, 1/2 है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो उसका चार्ज है वो वोल्टेज का हाफ होगा। इतना चार्ज देने से वोल्टेज उसकी डबल हो जाएगी। ठीक है, या ऐसे कह दो कि चार्ज वोल्टेज का हाफ है, या ऐसे कह दो V इज इक्वल टू 2Q, ऐसे बोल सकते हैं। तो 0.5 हमें बताएगा कि जो चार्ज है वो वोल्टेज का हाफ है हर एक उसमें सिचुएशन में, या वोल्टेज जो है वो चार्ज की डबल है। अगर चार्ज ये दे दिया हमने 4 है तो वोल्टेज कितनी है 8, 3 है तो वोल्टेज कितनी है 6। अगर हम कहें इसको हमने 10 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी बता सकते हैं, डबल हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग देखो, ये 1 का 2 है, 2 का 4 है, 3 का 6 है, 4 का 8 है, तो 10 का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो कैपेसिटी हमें बताएगी कि चार्ज में और उसकी वोल्टेज में क्या रेशो है, उसमें क्या रिलेशन है। तो जो कैपेसिटी होगी चार्ज को होल्ड करने की उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, न्यूमेरिकली अगर न्यूमेरिकली द रेशो ऑफ चार्ज एडिड टू द कंडक्टर एंड इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल Q/V इज इक्वल टू द कैपेसिटेंस, न्यूमेरिकल हो जाएगा। इसका यूनिट कूलम पर वोल्ट भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट इसकी फैराड लेंगे हम, FARAD, फैराडे। जो फैराडे साइंटिस्ट थे उनको सम्मान देने के लिए फैराड, कैपिटल F से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो 1 फैराड का कैपेसिटर होगा वो इतना बड़ा होगा, 1 फैराड कहने के लिए सिर्फ 1 फैराड है, लेकिन 1 फैराड का जो कैपेसिटेंस है इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, सोच भी नहीं सकते तुम। आगे जाके दिमाग में आएगा ये कितना बड़ा 1 फैराड का कोई कंडक्टर होना पॉसिबल ही नहीं है। एक सिंगल कंडक्टर, एक हमारे पास सिंगल कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटी 1 फैराड बिल्कुल 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 भी नहीं हो सकती है। इतना बड़ा कंडक्टर वो होगा कि उसको हम बनाना पॉसिबल ही नहीं होने का है। ठीक है, अब देखो इसलिए 1 फैराड बड़ा होने की वजह से हम छोटे यूनिट यूज करते हैं। 1 माइक्रो फैराड 10⁻⁶ फैराड हो जाएगी, 1 नैनो फैराड 10⁻⁹ हो जाएगी, और 1 पिको फैराड 10⁻12 फैराड हो जाएगी। तो ये यूनिट हम ज्यादातर यूज करेंगे माइक्रो। ठीक है, और ये अब देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे किसी कंडक्टर की कैपेसिटी डिपेंड करती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस। किस किस पे वो डिपेंड करेगा, मैंने कहा कि Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस। जिस बात है साइज पे डिपेंड करेगा, एक ये कंडक्टर है, एक ये है। ठीक है, ये है हमारा सलमान खान, ये है खली, तो किसकी ज्यादा होगी कैपेसिटी, इसकी होगी, ये ज्यादा चार्ज को होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो साइज पे डिपेंड करेगा। तो पहला पॉइंट है,
ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द साइज, ये साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा डिपेंड करेगा इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सराउंडिंग, उसका जो सराउंडिंग्स है उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा। अब देखो सपोज करो हमने इसको चार्ज दे दिया, ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया इसको, इसकी ये कैपेसिटी है, जितना चार्ज इसको लेना था उतना इसने ले लिया। अब इसको अगर और चार्ज देंगे तो जो पहले चार्ज है वो उसको रिपेल करेगा, ये नहीं लेगा। जितना ये ले सकता था, जितना इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था उतना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और देंगे तो वो उसको क्या करेगा, रिपेल कर देगा, ठीक है। अगर हम इसकी सराउंडिंग में कोई ऐसा मीडियम रख दें जिससे कि ये जो इसका रिपल्सन है, ये कम हो जाए, ठीक है, ये इसको दबा दे, तो फिर हम थोड़ा सा और चार्ज इसको दे सकते हैं। इसके सराउंडिंग में ऐसा मीडियम अगर रख दें जो इसके रिपल्सन को कम कर दे, तो फिर हम इसको और चार्ज दे सकते हैं। तो उसके सराउंडिंग का जो मीडियम है उस पे भी किसी कंडक्टर की थोड़ी सी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। और दूसरा डिपेंड करता है, थर्ड है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर टू इट। उसके पास में कोई दूसरा कंडक्टर अगर होगा तो उस पे भी वो डिपेंड करेगा, उससे भी उसकी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। सपोज करो ये देखो पॉजिटिव है, अगर यहाँ हमने एक और कंडक्टर रख दिया तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ इस साइड इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब इसका रिपल्सन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इसकी नेगेटिव की वजह से कम हो जाएगा। तो अब इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। वो कैपेसिटी उसके पास में अगर कोई कंडक्टर है तो उस पर भी डिपेंड करती है। पहली तो क्या है, साइज पे डिपेंड करती है, दूसरी नेचर ऑफ द सराउंडिंग पे डिपेंड करती है, तीसरा प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर पे भी वो डिपेंड करती है। अगर उसके पास में दूसरा कंडक्टर होगा तो पहले से जो रिपल्सन या अट्रैक्शन है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, वो चेंज होने की वजह से उसकी कैपेसिटी भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो इन चीजों पे डिपेंड करता है एक सिंगल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है, सिंगल का। अब हम देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड उसको बोलते हैं जो सराउंडिंग से ना तो चार्ज लेगा ना सराउंडिंग को चार्ज देगा, उसको आइसोलेटेड बोल देंगे। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। स्फेरिकल इसको हम आइसोलेटेड कैसे बनाएंगे, इंसुलेटेड ये थ्रेड है, इस पे हमने ये लटका देंगे इस पे। इसको अगर हम, ये कंडक्टर है आइसोलेटेड, ठीक है, ये सराउंडिंग से ना चार्ज लेगा ना सराउंडिंग को चार्ज देगा। अगर ये नहीं होगा, इसको हमने अर्थ पे रख दिया, फिर हमने जो इसको चार्ज दिया है वो अर्थ में चला जाएगा, इस पे रहेगा ही नहीं। किसी कंडक्टर पे चार्ज हम तभी दे सकते हैं अगर वो आइसोलेटेड है, या वो किसी इंसुलेटेड स्टैंड में लगा हुआ है या किसी धागे से वो लटका हुआ है, अदरवाइज चार्ज अर्थ में चला जाएगा। अब इसको हमने चार्ज दिया है, सपोज करो प्लस क्यू चार्ज दिया है, इसकी रेडियस है हमारी कैपिटल आर। अब ये देखो, अभी पहले आया था सेंटर ऑफ मास, कहाँ होगा चार्ज का, इसके सेंटर पे होगा। ऐसे बिहेव करेगा जैसे सारा इसका चार्ज जो है यहाँ सेंटर पे रखा हुआ है, कंसंट्रेटेड है, ठीक है। इसकी हमें कैपेसिटी निकालनी है। इसकी कैपेसिटी देखो कैसे निकालते हैं, इस पूरे चैप्टर में आगे जितने भी कैपेसिटेंस हम फाइंड करेंगे तो पहले V की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है C = Q/V। जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, डेरिवेशन है कैपेसिटेंस से रिलेटेड 4-5, उनमें V फाइंड करके यहाँ इसमें पुट कर देंगे, कैपेसिटी आ जाएगी। तो इसकी हमें कैपेसिटी निकालनी है, तो इसके लिए V फाइंड कर लेंगे पहले, ठीक है। इसको जो चार्ज देंगे, कंडक्टर है तो अगर कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों, अंदर उसके E की वैल्यू 0 होती है तो Q की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ये पढ़ा था हमने, EdS = Q/ε0। अगर इसके अंदर E की वैल्यू 0 है तो Q/ε0 = 0, तो Q भी 0 हो जाएगा। तो अंदर चार्ज नहीं होगा, चार्ज कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम निकाल लेंगे इसका पोटेंशियल
V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R. Potential at every point of the surface of the spherical conductor. ये हमने एक कंसिडर कर लिया. कंसिडर आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R. लेट चार्ज Q is given to the conductor which is uniformly distributed over the surface of conductor. वो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो एक पोटेंशियल आ जाएगा. we know that C is equal to Q upon V. ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी. ये सेकंड हो जाएगी. वैल्यू पुट कर देंगे V की. पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन सेकंड. यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. C is equal to Q upon 1/4 pi epsilon naught Q upon R. तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा. ये ऊपर चला जाएगा. तो C इज इक्वल टू आएगा 4 pi एप्सिलॉन नॉट R. तो ये स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का फॉर्मूला है. सिर्फ और सिर्फ हमें R की वैल्यू पता होगी, उससे हम डायरेक्ट ये बता सकते हैं इसकी कैपेसिटी या इसका कैपेसिटेंस कितना होगा. देखो, अगर हमें अर्थ का कैपेसिटेंस निकालना है, अर्थ को एक हम कंडक्टर सपोज कर लें. अर्थ को हम कंडक्टर सपोज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है जब अर्थिंग करेंगे. तो अगर अर्थ हम लेंगे तो अर्थ की रेडियस कितनी होगी? R इक्वल टू 6.4 10 की पावर 6. ये वैल्यू इसमें पुट कर दो. तो C इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9. देखो 4 पाई एप्सिलॉन नोट है. ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9. ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा. मल्टीप्लाई 6.4 10 की पावर 6. इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये सोल्व करके आ जाएगा. C इज इक्वल टू 7.11 10 की पावर -4 फैराड. इतना आ जाएगा ये सोल्व करके. 7.11 10 की पावर -4. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ये हमारा 2 इधर जाएगा तो 711 10 की -6 फैराड या 711 माइक्रो फैराड. अब देखो अर्थ कितनी बड़ी है, उसकी कैपेसिटी सिर्फ कितनी है? 711 माइक्रो फैराड. इतना कैपेसिटी है, इतने चार्ज को इनके वो होल्ड कर सकती है. इससे ज्यादा चार्ज को होल्ड नहीं कर सकती है. अब ये देखो, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटी है 1 फैराड. क्या वो पॉसिबल है? क्या वो हम बना सकते हैं? सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैराड हो सकती है? नहीं हो सकती है. यहाँ देखो, इफ C इज इक्वल टू 1 फैराड, ठीक है, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. 1 फैराड का जो कैपेसिटर होगा उसकी हम रेडियस निकाल सकते हैं. देखो, C अगर पता है तो R फाइंड कर सकते हैं, R पता है तो C फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे C की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9. और अर्थ की रेडियस कितनी है? 10 की पावर 6. तो इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो ये बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है. इतना पॉसिबल नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ. यानी कि अगर इसको हम कंपैरिजन करें तो ये वाला जो कंडक्टर होगा वो अप्रोक्सीमेटली 1500 टाइम्स टू द अर्थ. एक फैराड का जो हमारा कंडक्टर होगा उसका जो साइज होगा वो अर्थ के साइज से 1500 गुना ज्यादा होगा. तो इसलिए हम इसको 1 फैराड का जो कैपेसिटर है वो अर्थ पे सिंगल जो कैपेसिटर तो बना सकते हैं. सॉरी, जो कंडक्टर होगा 1 फैराड का कंडक्टर पॉसिबल नहीं है, उतना हम नहीं बना सकते हैं. ठीक है. इसके बाद देखते हैं हम कैपेसिटर. अब देखो, कैपेसिटर क्या होगा? ये कैपेसिटर में एक अरेंजमेंट होगा, 2 कंडक्टर. इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 conductors separated by dielectric medium to store
सफिशिएंट चार्ज, टू स्टोर सफिशिएंट चार्ज। सफिशिएंट चार्ज को हमें स्टोर कराना है, सफिशिएंट चार्ज। ठीक है, चार्ज को स्टोर कराने के लिए दो कंडक्टर का एक अरेंजमेंट होगा, उस अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर बोल देंगे। अब देखो इसका कैपेसिटर की जरूरत क्यों पड़ी, इसका क्या यूज है। अब देखो जैसे तुमने घर में देखा होगा फैन लगा हुआ होगा, फैन में बोलते हैं पापा बोलते हैं कंडेंसर लगा हुआ है, या कंडेंसर वो खराब हो गया, खराब होने का मतलब वो शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसकी जरूरत क्यों होती है फैन में, जो कंडेंसर लगा हुआ है उसकी क्या जरूरत है। सोचा कभी क्यों लगा है इसमें कंडेंसर, उसी को कैपेसिटर भी बोलते हैं, वो एक कैपेसिटर ही है। उसका यूज ये है, अगर जिस इलेक्ट्रिकल डिवाइस में हमें उसको स्टार्ट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत पड़ती है, तो वहां हम कैपेसिटर यूज करते हैं। एक तो ये यूज है कैपेसिटर का। एक आगे जाके यूज आएगा सर्किट को फिल्टर करने के लिए, किसी डायरेक्शन में अगर हम एसी करंट में यूज करेंगे उसको फिल्टर करने के लिए, या डीसी करंट इधर नहीं जाने देना है, उस करंट को रोकने के लिए भी हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो जो कैपेसिटर है वो सफिशिएंट यानी कि थोड़ी सी एरिया में लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है। ठीक है, आप देखो जैसे फैन है, फैन भारी है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको चलाने के लिए स्टार्टिंग में हमें ज्यादा करंट की जरूरत पड़ेगी। एक बार जब वो मूव कर जाएगा, जब स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद वो स्मॉल करंट से चलता रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में उसका वेट ज्यादा, स्टार्टिंग में एकदम से उसको चलाने के लिए एकदम से हमें ज्यादा करंट की जरूरत पड़ेगी। घरों में वैसे जो करंट होगा, पंखे में जो करंट जाएगा वो 4-5 एम्पियर करंट होगा, और उसको कम से कम 25-30 एम्पियर की जरूरत पड़ेगी कम से कम स्टार्ट होने के लिए एक बार। तो वो बाकी का करंट कहाँ से आएगा, तो वो जो कंडेंसर है उसने जो चार्ज स्टोर किया हुआ है बहुत सारा, वो चार्ज उसको दे देगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर पीछे से जब करंट आता रहेगा वो धीरे धीरे अपने आप चार्ज होता रहेगा। तो उसका यूज यही है। कई बार देखा होगा जो फैन है ऑन करने के बाद बहुत देर बाद चलता है, पहले धीरे 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 फिर स्पीड पकड़ेगा। इसका मतलब है उसका जो कंडेंसर है, उसका जो कैपेसिटर है वो खराब हो चुका है, उसको सही नहीं है। अगर वो कंडेंसर सही होगा तो ऑन करते ही ढक एकदम वो चलना शुरू हो जाएगा, यानी कि कंडेंसर ने बहुत सारा करंट उसको एकदम दे दिया। तो ये हम कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं जिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्टार्ट होने के लिए ज्यादा करंट की नीड होती है, वहां पे हम कैपेसिटर या कंडेंसर यूज करते हैं। अब देखो है क्या, ये दो कंडक्टर का एक अरेंजमेंट होगा जिसको हम क्या बोल देंगे, कैपेसिटर बोल देंगे। इसका ये सिंबल है, ऐसे हम इसको बनाएंगे, ये फिक्स हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। और एक इस तरह से हम बना सकते हैं ऐसे, ये वेरिएबल होगा, यानी कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कैसे करेंगे, इसका एरिया जैसे रेडियो में लगा हुआ होता है वो ट्यून करते हैं, ऐसे घुमाते हैं अंदर से कंडेंसर, तो जब उसको घुमाएंगे तो वो ऐसे ऐसे होगा, तो एरिया उसका इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो उसको कैपेसिटेंस या उसकी कैपेसिटी भी वो वेरिएबल हो जाएगी। तो दो तरह के कैपेसिटर होते हैं, एक तो फिक्स वाले हो गए, ये इसकी हम कैपेसिटी को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाला हमारा है वेरिएबल, इसकी कैपेसिटी को हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी चेंज हो सकती है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, वैसे जो कैपेसिटर जनरली बनाते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि दो उसमें ये होगी मेटल, दो कंडक्टर होंगे, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इसको हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया। अगर ये ऐसे ही दे दें इनको चार्ज को, ठीक है, और ये ऐसे ही रखी हुई हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये तो आपस में चिपक जाएंगी। अगर स्टैंड में नहीं होंगी, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। तो इसलिए इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल कर दिया जाता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाता है। वैसे जनरली जो हम बनाते हैं कैपेसिटर, तो ये एक हमारा डाइलेक्ट्रिक है, ये हमारा क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो इसके इस साइड पे एक कंडक्टर की कोटिंग कर देंगे, कोई कंडक्टर ले लेंगे, उस कंडक्टर की सपोज करो कॉपर ले लिया, ठीक है, ये एल्यूमिनियम, इसके ऊपर इसकी कॉपर की या एल्यूमिनियम की लेयर को चढ़ा देंगे, इसकी कोटिंग कर देंगे। फिर जो दूसरी साइड है उस पे भी हम क्या करेंगे, उस पे भी एक मेटल की हम लेयर को ऐसे कोटिंग कर देंगे।
तो ये बन जाएगा हमारा कैपेसिटर बन जाएगा। ऐसे हम कैपेसिटर बना, ऐसे नहीं कि अलग अलग दो अलग अलग लेके, ये हमने एक अलग लिया मेटल और एक ये मेटल हमने अलग लिया, उनके बीच में ये हमने ये डाइलेक्ट्रिक भर दिया। तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाना डिफिकल्ट है। सिंपल इसका तरीका यही है कि ये एक हमने क्या लिया, एक हमने डाइलेक्ट्रिक लिया, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमें कितनी स्ट्रेंथ का कैपेसिटर बनाना है, उसी के साथ जैसे पेपर है, माइका है, ग्लास है, अलग अलग वो मीडियम है, या ऑयल है, ठीक है, जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें ऑयल भरा होता है। तो एक हम लेके ये वाला ले लेंगे डाइलेक्ट्रिक, उसके इस साइड मेटल की एक लेयर बना देंगे और इस साइड मेटल की लेयर बना देंगे, तो हमारा बन जाएगा कैपेसिटर बन जाएगा। अब देखेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। यूज पता लग गया क्या होता है, जहाँ पे जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है वहां हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज when earthed conductor is placed near it, ये इसका प्रिंसिपल है। अगर कोई कंडक्टर है उसके पास में अर्थ कंडक्टर, हम अर्थ का मतलब जिसकी अर्थिंग हुई है, जो अर्थ से जुड़ा हुआ है, वो प्लेस कर देंगे तो इसकी जो कैपेसिटी है वो एप्रिशिएबली यानी कि सफिशिएंटली इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारा कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल पूछा जाए तो उसमें लिखना है, ये वाला लिखना है कि कंडक्टर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर उसके पास में उसके नियर अबाउट कोई अर्थ कंडक्टर होगा। अब देखो क्यों ऐसा होगा, अगर इसको एक्सप्लेन करना हो, तो एक्सप्लेन करने के लिए ये हमारा कंडक्टर है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, इसको हमने क्या दिया, एक स्टैंड में लगा के इंसुलेट इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। जितना इसको होल्ड करना था उसने चार्ज ये होल्ड कर लिया, जितनी इसकी कैपेसिटी थी उतना चार्ज इसने होल्ड कर लिया, और चार्ज ये नहीं ले सकता। अब इसको हमें और चार्ज देना है, नहीं भाई और खाना खा, ठीक है, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो यहाँ पे हमने एक और कंडक्टर प्लेस करा दिया। तो ये कंडक्टर प्लेस कराने से इंडक्शन की वजह से इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये हमने ये ऐसे एक कंडक्टर है ये, तो इस साइड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सिंगल लाइन वैसे ही दिखा देंगे, वैसे है ये इस तरह का सिचुएशन है, ये इंड्यूस हो जाएगा इस तरह से। अब देखो सपोज करो यहाँ पे जब ये नहीं था, ये वाला इधर वाला नहीं था, तो यहाँ पे सपोज करो इसके ऊपर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल था 10 वोल्ट। कितना पोटेंशियल था, 10 वोल्ट। अगर इसके पोटेंशियल को हम घटा दें, ठीक है, तो फिर हम इसको और चार्ज दे सकते हैं उसी कैपेसिटी। देखो C = Q/V, ठीक है, C प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली टू V होगा। अगर ये कम हो जाएगा तो ये अपने आप बढ़ जाएगी उसकी कैपेसिटी, फिर हम उसको और ज्यादा चार्ज दे सकते हैं। अब देखो ये माइनस है, तो इस माइनस का भी पोटेंशियल हो जाएगा। सपोज करो इस माइनस की वजह से इसका पोटेंशियल यहाँ इस पॉइंट पे हो जाएगा -2, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा +10। जब ये नहीं था तब तो +10 था पोटेंशियल, जब ये भी हो गया तो इसका भी पोटेंशियल यहाँ पे आ गया, तो इसका -2, तो रिजल्टेंट कितना हो गया 10 - 2, तो पोटेंशियल इसका 8 हो गया, पोटेंशियल इसका घट गया। अब इसको उसी पोटेंशियल तक दोबारा ले जाने के लिए हम और चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो दूसरा कंडक्टर प्लेस करने से क्या होगा, इफेक्टिव पोटेंशियल डिक्रीज एंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल जो उसका रिजल्टेंट है वो घट जाएगा, दोबारा वहीं तक ले जाने के लिए और चार्ज दे सकते हैं। अब इसका भी पोटेंशियल होगा यहाँ पे, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा चेंज होगा। अगर ये वाली साइड हम इसकी अर्थिंग कर देंगे तो ये वाला इसका इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। ये पॉजिटिव यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, दोबारा से उसका पोटेंशियल फिर डिक्रीज हो जाएगा। सपोज करो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, सपोज करो 6 हो गया ओवरऑल नेट, तो दोबारा से उसको 10 तक ले जाने के लिए फिर हम और चार्ज दे सकते हैं। तो ये हमारा कैपेसिटेंस का
यह कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। अगर किसी कंडक्टर के पास में कोई अर्ध कंडक्टर होगा तो उसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और उसका पोटेंशियल वो डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल है कैपेसिटर का। आगे फिर हम इनके जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं उनकी डेरिवेशन पढ़ेंगे।